Hello everyone, I welcome you all to the YouTube platform of Success Tree Online. So myself Harman Sandhu. So जैसे कि हमारा हर alternate day पे 10 MCQs a day session चल रहा है. So I am here with a new session. So I hope I must be audible and visible. Let me just start with the session and with our first question. I hope जिसने पिछले सेशंस देखे होंगे उनको क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी पता चला होगा, उनका जो एक नज़रिया करंट अफेयर्स को लेके वो ज़रूर इम्प्रूव हुआ होगा. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस तरीके से आपको ये करंट जो है हेल्प कर रही है, इम्प्रूव हो रही है, समझ में आ रहा है. तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मैंने आपसे क्या पूछा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन, कौन सा जिसमें ईरान से 517 जो हमारे नेशनल्स हैं उनको भारत लाया गया था. तो आप मुझे फटाफट से इसका जवाब दें सो दैट हम इसका आंसर देखें कि करेक्ट आंसर क्या बनता है. चलिए जो भी बच्चा इसका जवाब देखा, देखो जो ये ऑपरेशंस होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है, जैसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस मदान. लेकिन इस बार जो था ईरान वाला वो सिंधु था, तो कंफ्यूज नहीं होना है. एक ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने स्टार्ट किया था और ऑपरेशन सिंधु जो ईरान से हम नेशनल्स लेके आए थे उनके लिए था. जैसे ऑपरेशन गंगा था जब यूक्रेन में नेशनल्स फंस गए थे, उसी के साथ एक अनदर ऑपरेशन बनियन अल मरसूस. सो बनियन अल मरसूस अगर आपको नहीं पता और ये आपने पहली बार सुना है, तो ये जो ऑपरेशन था, जैसे हमारा इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर था, ये ऑपरेशन था इट वाज ऑफ पाकिस्तान. बनियन अल मरसूस जब हमारा ये ड्रोन्स अटैक एंड एवरीथिंग, लाइक वी वर एट द वर्ज ऑफ द यू से वॉर, तो उस टाइम पे बनियन अल मरसूस उनकी तरफ से था. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसने जवाब दिया है ऑपरेशन सिंधु. बहुत बढ़िया. नहीं दिया तो नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कौन से साल को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर. ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में देखे जाते हैं. जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स था जो 2024 वाला था, तो उसको बार बार पूछा गया. लेकिन उसी के साथ जो एक साल होता है वो जरूरी नहीं कि एक ही नाम से हो, उसके बहुत अलग अलग नाम से भी अलग अलग लोग उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं. जैसे ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको डिक्लेयर करती है तो वो अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन डिफेंस ने इस साल को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है. AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इस साल को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो किया है, क्या बोलते हैं, डिक्लेयर किया है. तो अभी जो UNGA ने डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर, तो वो देखते हैं 24, 25, 26 या 27, क्योंकि अगले साल की डिक्लेरेशन भी पिछले साल आ जाती है. तो UN ने 26 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर टू रिकॉग्नाइज उनका रोल ग्लोबल एग्रीकल्चर में. तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे. UNGA यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है वो. उसके बाद उसी के साथ अगर मैं एक दो चीज़ आपको और बताऊं, जो 25 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन भी बोला गया. UN ने इसको ये भी डिक्लेयर करा है. उसी के साथ 25 को ही ईयर ऑफ क्वांटम साइंस भी डिक्लेयर किए. तो 25 इन दो चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो याद रखना कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का ईयर भी डिक्लेयर करा है, और दूसरी बात ग्लेशियर प्रिजर्वेशन वाज आल्सो जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे था दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, उसका थीम भी था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस प्लस करंट, है ना. तो मेक श्योर यू मेक सच इनके अच्छे से नोट्स सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो. उसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने, अगर मैं थोड़ा पीछे जाके बात करूं, जो मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स 2024 को डिक्लेयर किया था. तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको एग्जाम में मतलब वन लाइनर में पूछ लिया जाता है अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसका 26 सही जवाब है. अगला सवाल, 51st G7 समिट. आने को तो देखो वन लाइनर भी आ सकता है कि भाई समिट हुई कहाँ थी, इसका वेन्यू बता दो, या हु वाज द होस्ट ऑफ द समिट, या हु हेड्स द समिट, किसके पास प्रेसिडेंसी थी. सो ये सभी स्टेटमेंट्स एक ही क्वेश्चन से निकल करके आते हैं. मैं चाहूंगी आप 10 सेकेंड स्टेटमेंट्स रीड करें और फिर हम इसका आंसर देखते हैं. पहली स्टेटमेंट में बोला है कि ये समिट एल्बर्टा कनाडा में हुई है अंडर कनाडा के G7 प्रेसिडेंसी, और इसने 50 साल मतलब मार्क करे हैं, प्लस
पहली समिट उसकी 75 में हुई थी। तो देखते हैं अब स्टेटमेंट वाइज हमारा क्या सही आंसर बनता है। पहली बात तो 1973 में जो G7 था वो प्रपोज हुआ था और 75 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कनाडा में हुआ। अगर आपने ये पिक्चर देखी हो बहुत रोटेट कर रही थी ओवरऑल, तो ये G7 2025 कनानस्किस जो कि अल्बर्टा कनाडा का पार्ट है, उसी के साथ जो चीज़ याद रखनी है, देखो ऊपर हमने सेम, कई बार ऐसा होता है यूपीएससी में भी ना कि सेम स्टेटमेंट में आपको आंसर में ही मतलब क्वेश्चन में ही आंसर मिलता है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ये प्रेसिडेंसी थी कनाडा की, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि प्रेसिडेंसी थी फ्रांस की, तो वो तो गलत है। फ्रांस की तो थी नहीं प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी तो कनाडा की है। और दूसरा उल्टा लिखा हुआ है, 51 कनाडा में हुआ है और जो 52 होना है वो मेरा फ्रांस में हुआ है। 51 कनाडा में हुआ है, 52 फ्रांस में होना है, और ये उल्टा लिखा हुआ है। सिर्फ इतना फर्क था स्टेटमेंट में, तो ओनली स्टेटमेंट 1 बनता है। इसी के साथ ध्यान देंगे आपकी जो G7 कंट्रीज हैं उसकी जो प्रेसिडेंसी है, जैसे ये टर्म लिखा हुआ है ना ऊपर से नीचे टॉप टू डाउन, सेम इसी में इनकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। चाहे उसको आप अल्फाबेटिकली वाइज भी कह सकते हो, C पहले फिर F फिर G, ठीक है, EFGH उसके हिसाब से, तो FGIJ ये सब ऐसे। यूनाइटेड किंगडम्स पहले आता है क्योंकि K पहले आता है और S बाद में आता है। तो ये प्रेसिडेंसी का हमारा जो ऑर्डर है वो भी ऐसे रोटेट करता है। तो अभी अगर कनाडा में 51 हुई है, 52 फ्रांस में, तो उसके आधार पे अगर आपसे नेक्स्ट भी पूछी जाए तब भी आप बता पाओगे। एंड एक चीज़ तो आपको पता ही है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग। जो G7 है उसका पार्ट इंडिया है नहीं है। ये बड़ी इकोनॉमीज है जितनी, ये सारी उस ग्रुपिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली स्टेटमेंट 1। तो इसमें एक बार ना एक आपको मैं होमवर्क देके जा रही हूँ। इस बार किसी एक कंट्री को पहली बार इनवाइट किया गया था, मतलब वी वर तो ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द समिट, पर पहली बार नहीं था हमारा। कोई एक कंट्री थी जिसको फर्स्ट टाइम इस समिट में इनवाइट किया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसको इनवाइट किया गया था फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, EIU का ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स आते होते हैं हर साल, कुछ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, या जितने भी ऐसे टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है। सो इन इंडेक्स को ध्यान में रखना भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो EIU का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। सो अगर आपको पेपर में वो इस चीज़ पे भी खेल सकता है कि भाई ये जो है इंडेक्स, ये हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है या हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना EIU का ही है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। उसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। 10 सेकेंड में आप स्टेटमेंट पढ़िए, फिर हम देखते हैं सही जवाब क्या होगा इसका। तो जो स्टेटमेंट पहली है वो क्या बोलती है कि डेनमार्क को सबसे मोस्ट लाइवेबल कंट्री बोला गया है, एंडिंग वियना का 3 साल का रायन। डेनमार्क भी कोपेनहेगन, टू बी प्रिसाइज, कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। तो उसको क्योंकि पिछले 3 साल से वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वो 3 साल से टॉप कर रहा था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसमें बोला मुंबई वॉज द हाइएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी इन द टॉप 10। टॉप 10 में तो मुंबई है ही नहीं है। पहली बात तो दिल्ली और मुंबई दोनों का जॉइंट रैंकिंग 141 है, जॉइंट रैंकिंग, तो टॉप 10 में भी नहीं है। और मुंबई वाज नॉट द हाईएस्ट रैंक्ड अमंग इंडियन सिटीज, दिल्ली एंड मुंबई वर बोथ वर देयर। दूसरी बात, कोपेनहेगन ने रिप्लेस करा है इंडिया, मतलब मोस्ट लाइवेबल सिटी होने का खिताब कोपेनहेगन के हिस्से जाता है। और उसी के साथ अगर मैं आपको दोनों की लोकेशन दिखाऊं, ओहो हमारी लोकेशन कहाँ गई, इसमें एक ना मैंने मैप ऐड किया था जिसमें कोपेनहेगन और डेनमार्क की लोकेशन थी। तो याद रखिएगा, आप वैसे मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि दोनों कंट्रीज यूरोप का पार्ट है, कोपेनहेगन भी और डेनमार्क भी, ठीक है। डेनमार्क ऊपर से करके लाई करती है, ऑस्ट्रिया वियना जो है बीच में लैंडलॉक टाइप है वो नीचे लाई करती है। तो आप मुझे आज के कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, क्योंकि हम यूरोप पढ़ रहे हैं और यूरोप में आपको पता है कि जो फ्रांस है उससे ग्रीनविच मेरिडियन पास होके जाता है। ग्रीनविच मेरिडियन जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, जो कि हमारा टाइम सेगमेंट हमें शो करता है। तो मुझे आप जरूर बताइएगा कि जो मेरिडियन है क्या वो डेनमार्क या ऑस्ट्रिया में से पास करता है, येस और नो में, ठीक है। फ्रांस से मैंने आपको बता दिया वो पास करता है। तो इससे आपका थोड़ा सा मैपिंग भी स्ट्रांग होगा।
करंट का जो मकसद होता है वो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना होता है। ये हमने जब भी कोई दो स्टेट्स या दो कंट्रीज कुछ भी न्यूज़ में पढ़ा, फटाफट से मैप में देख लिया साथ के साथ, सो दैट हमें उसकी एक तो कैपिटल याद रखो, दूसरा उसका लोकेशन याद रखो, ज्योग्राफी भी स्ट्रांग रहेगी और स्टैटिक पार्ट भी स्ट्रांग रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जिसने ब्रुसेल्स बेस्ड क्या जीता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रेसिडेंसी वन करी है फॉर द ईयर, यानी 3 साल के लिए। तो ये बताएंगे अभी आप कमेंट सेक्शन में कि क्या किसने प्रेसिडेंसी जीती है। इंडिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। देखो, हो सकता है जो ये एसोसिएशन वैसे भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल होती है, ये नॉन प्रॉफिट है, तो जरूरी नहीं है कि एसोसिएशन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि इंडिया इसका प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ है, इंडिया किसी भी चीज में अगर चेयर करता है, चेयर मतलब प्रेसिडेंट बनता है या वीपी वाइस प्रेसिडेंट बनता है, को चेयर करता है, होस्ट करता है, ऑटोमेटिकली वो चीज मेरे करंट अफेयर्स के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, क्योंकि इसमें इंडिया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका पहली बात तो ये भी याद रखना। और दूसरी बात, जो IAS है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का जो इंस्टीट्यूट है, 1930 में फॉर्मेशन हुई थी और ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं आपसे वन लाइनर में, कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा सवाल, पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस कहाँ से कमर्शियली शुरू हुई है, बस ने ऑपरेशंस कहाँ से शुरू करे हैं। सो इस क्वेश्चन का जवाब दें, इंडिया ही है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख से पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल बसेस शुरू की गई हैं, फ्लैग ऑफ की गई हैं। हाइड्रोजन बहुत न्यूज़ में है, तो मैं चाहूँगी आप साइंस में इसको ज़रूर स्ट्रॉन्ग करके रखें, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो यूनिवर्स में मिलता है। दूसरी बात, H2O का प्राइमरी कॉम्पोनेंट वाटर का, वाटर H2O होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो पहली बात तो जो ये हाइड्रोजन है भाई, ये कहाँ से फ्यूल में आया, क्योंकि इंडिया के पास अपना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है। तो इस मिशन को आप जरूर प्रिपेयर कर ले एग्जाम के लिए, क्योंकि मिशन क्या बोल रहा है, मैं 2030 तक ये करूंगा। ठीक है, आप मुझे मिशन का जो लॉन्चिंग ईयर है ना वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इतनी इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी बोलने को, जनरेट करने को बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो मैं 125 गीगावाट के अराउंड जनरेट करूंगा इस मिशन के अधीन। तो ये जो मिशन है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर वर्क कर रहा है। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन होता है वो ना अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। अगर तो हाइड्रोजन आपका कोल बेस्ड हो तो उसको ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं, पर वहीं पे अगर पानी में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया जाए और इसको आयंस में तोड़ दिया जाए, जैसे ये H पॉजिटिव O नेगेटिव में तोड़ दिया जाए, तो जो ये H पॉजिटिव है, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस H पॉजिटिव से जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जनरेट करेंगे, उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो ग्रीन हाइड्रोजन से मिलती जुलती चीज है वो क्या है, एनर्जी तो हो ही गया। दूसरी चीज ये है कि जो हाइड्रोजन है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो एबंडेंट एलिमेंट है। तो ये वाली जो चीज है ये आप ध्यान में रखेंगे कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिसिस से ऐसे जनरेट किया जाता है। और एक बात, अमोनिया जो कि एक फर्टिलाइजर भी है, हाइड्रोजन जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो फर्टिलाइजर के लिए भी। और दूसरा, इंडिया चाहता है कि हम इसके नेट एक्सपोर्टर बने, मतलब हम इतना हाइड्रोजन फ्यूल जनरेट करें, फ्यूल सेल्स जनरेट करें कि इंडिया फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम डिपेंडेंसी अपनी कोल वगैरह जो पुराने कन्वेंशनल सोर्स हैं उससे कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। इसका सही जवाब आपने देख ही लिया था, लेह लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार्गव शास्त्र, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके अराउंड जो भी हमारे जैसे वगशीर हो गया या भार्गव शास्त्र हो गया, या हमारी कोई भी मिसाइल्स हैं जो न्यूज़ में थी, हमारा S-400 हो गया डिफेंस सिस्टम, तो ये कंपैरेटिवली न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और जो नया रुझान है यूपीएससी का, डिफेंस मिलिट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान दें, भार्गव शास्त्र के बेसिस पे 2 स्टेटमेंट है और आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मुझे करेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी है, फटाफट से जवाब दो।
आई होप सबने पढ़ लिया होगा। पहली बात, भार्गव शास्त्र गोपालपुर ओडिशा से हमने इसको क्या किया है, टेस्ट किया है, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरी बात, इसमें 64 माइक्रो मिसाइल्स होते हैं जनरेट, 64। अगर पेपर में आपको 63, 62 बोला जाए तो गलत हो जाएगा। तो अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट से करेक्ट स्टेटमेंट टू न्यूट्रलाइज ड्रोन स्वॉर्म्स, और रेडियस कितना है 20 मीटर, 20 मीटर की रेडियस में, और 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर से दूर जाके भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरी बात, सिस्टम जो है डीआरडीओ ने डेवलप करा है और ऑपरेट करता है टू डिजेबल ड्रोन्स एट अ रेंज ऑफ, पहली बात तो यहाँ पे 6 किलोमीटर आना था। दूसरी बात, ये डीआरडीओ ने नहीं बनाया है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वाज करेक्ट। आपका इंडिया का इंडिजीनियस, मतलब हम इंडिजीनियस का मतलब होता है डोमेस्टिक, हमारा अपना डोमेस्टिक है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है। पेपर में ना सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ये एंटी वॉर मिसाइल्स हैं या एंटी गाइडेड या फॉरगेट एंड फायर मिसाइल्स हैं। तो याद रखना कि ये हमारी काउंटर ड्रोन सिस्टम है, मिसाइल नहीं है, ड्रोन को किल करता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसी के साथ जो ये मिसाइल है, इसकी जो फॉर्मेशन है ये करी गई है एसडीएल ने। एसडीएल कौन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। तो डीआरडीओ वाज रॉन्ग, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। दूसरा, एक आप 64 याद रखेंगे, एक 6 याद रखेंगे कि 64 तो ये ड्रोन्स, मतलब जो माइक्रो मिसाइल्स होती हैं वो रिलीज करते हैं, और 6 किलोमीटर का मैक्सिमम रेडियस है जहां तक उसका जाता है, ठीक है। लीथल रेडियस 20 है, 20 मीटर है, और 6 किलोमीटर तक वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट 1 सिर्फ करेक्ट था। अगला सवाल, एम्पावर हर बिज इनिशिएटिव, इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 स्टेटमेंट है, तो चारों आप पढ़िए और जवाब दीजिए। बताना क्या कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पेपर में ये भी देख लिया करो कि इनकरेक्ट तो नहीं बोला गया, उससे पूरा स्टेटमेंट बदल जाता है। फटाफट से जवाब दें इसका। चलिए, जो इसका पहला स्टेटमेंट है, इनिशिएटिव है, जो पार्ट है व्यूमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का, नीति आयोग का, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी बात, 100% वेवर है ऑन फ्रेंचाइजी टू ऑल एस्पिरेंट्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वेवर नहीं है, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स के लिए, सिलेक्टेड, ओनली सम, ओनली फ्यू। तो ये स्टेटमेंट मेरा सेकंड वाला गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्रोग्राम ऑफर करता है ट्रेनिंग, किसमें, रिटेल मैनेजमेंट, डिजिटल टूल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, बिल्कुल सही है। मतलब एंटरप्रेन्योर, पहली बात ये समझ ले, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। मान लो मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आई विल बी कोल्ड एज, जैसे कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम का बायो अपडेट कर देते हैं ना, एंटरप्रेन्योर लिख देते हैं, यानी उसने अपना कुछ बिजनेस शुरू करा है। मैं अगर कोई चाहे मैं अचार पापड़ का ही बिजनेस शुरू कर लूँ, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। तो ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है नीति आयोग ने जो करा है, वो जो रिटेल के अंदर, मतलब जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं उनको साक्षरता देने के लिए, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए ये चीज का लॉन्च किया गया है। तो एम्पावर हर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट। अब चौथी स्टेटमेंट जो है कि इट इज ओपन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स गलत है। ये हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आसपास के स्टेट्स में तो है, कुछ स्टेट्स में है, ऑल में नहीं है। तो अगर आपने स्टेट्स के नाम याद करने हैं, नहीं करने, स्टेट्स के नाम आप एक बार पढ़ जाएं, पर याद रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि स्टेट्स के नाम पूछे जाएं। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा फिर वो क्या बनेगा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा गलत है। तो ये एम्पावर बिज नीति आयोग का इनिशिएटिव है, ये चीज ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपके सामने रखा गया है सोप स्टोन। सोप स्टोन की बात है, क्योंकि सोप स्टोन वो सो मच इन न्यूज, टाइम एंड अगेन, जून के महीने में भी न्यूज में रहा है, जुलाई में भी न्यूज में रहा है। तो सोप स्टोन होता क्या है, बोला गया कि इट इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ टेल्क, जैसे जो टेल्कम पाउडर्स होते हैं ना, ऐसा टेल्क जैसा इसका स्लिपरी सा टेक्सचर है। तो अलोंग विद क्लोराइड, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, वाइडली इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है फॉर मेकिंग लेबोरेटरी के काउंटर टॉप्स ड्यू टू इट्स हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज। तीसरा, राजस्थान अकेला स्टेट है जहां पे इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स है। मुझे फिर से क्या बताना है, करेक्ट। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जनरली मेरे क्वेश्चंस में तो करेक्ट पूछा गया, पर यूपीएससी ये भी बोलता है कि इनकरेक्ट बताओ। तो आज हमारा क्योंकि चौथा ही टेस्ट है, तो नेक्स्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस मिक्स डालूंगी, अरे करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो सही जवाब है, पहली बात, सोप स्टोन ऐसा सा दिखता है, आपको लगता है ना कि इसको अगर आप टच करेंगे तो बड़ा सॉफ्ट सा होगा ये। तो सोप क्यों, क्योंकि साबुन के टेक्सचर जैसा है, तो सोप स्टोन इसलिए इसका नाम रखा गया है। दूसरी बात, अब इसका जो सही जवाब है वो है 1 और 2,
ये तो सही है। दूसरी बात, काउंटर टॉप्स के लिए भी होता है, कुकवेयर के लिए भी होता है, बहुत ऐसी चीज़ों के लिए, टेबल्स एंड ऑल के लिए बनाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन राजस्थान और उत्तराखंड, यहाँ पे इसके मैक्सिमम डिपॉजिट्स मिलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के पास है। हालांकि ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के पास भी मिलता है, कम मिलता है पर मिलता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। राजस्थान, उत्तराखंड और इवन हिमाचल जैसे जो हिमालयाज हैं हमारे, खाली हिमाचल नहीं, जो हिमालयन रेंज है उसमें तो गवर्नमेंट ने मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि अगर ये एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे रीजन। आपने देखा है अभी फ्लड्स आ ही रहे हैं इतने ज़्यादा, वैसे ही अनस्टेबल हो रखे हैं। तो इस पर बहस सी चल रही थी, तो इसलिए जो सोपस्टोन है वो न्यूज़ के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बानू मुश्ताक, जो इंडिया के लिए मतलब जिन्होंने हमें प्राउड फील कराया है, बिकॉज शी इज़ एन इंडियन, शी इज़ फ्रॉम कन्नड़, सो उनके लिए बड़ा मतलब इंडिया के लिए भी और वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 की बात की गई है। चलिए 4 स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो जो पहला है कि बानू मुश्ताक जो है बेंगलुरु बेस्ड राइटर, लॉयर, एक्टिविस्ट, उन्होंने ये प्राइज जीता है। सही बात है, जीता है, बिल्कुल जीता है। किसके लिए जीता है? फॉर द कन्नड़ में लिखा हुआ स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज। ठीक है, पहला ये है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दीपा भास्ती उनके ट्रांसलेटर थे, उन्होंने ये उनको ट्रांसलेट करा है और उनको भी, क्योंकि ये अवार्ड ना डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो ऑथर है उसमें और जो ट्रांसलेटर है उसमें। तीसरी बात, ये पहली कन्नड़ ऑथर है और पहली मुस्लिम व्यूमेन है जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गलत कौन सी स्टेटमेंट है कि जो ये प्राइज है, ये अवार्ड तो एनुअली किया जाता है टू द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल रिटन इन इंग्लिश। ओरिजिनल नॉवल तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, उसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तभी तो दीपा भस्ती को साथ में अवार्ड मिला है, क्योंकि उसका नोवेल कन्नड़ था पर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। तो कोई भी लैंग्वेज में नोवेल ओरिजिनल हो, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो, तो उनको वो प्राइज के लिए एलिजिबल होता है। तो 4th वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट ओनली। तो इसका आंसर बनता है ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। ये फोटो है, ये आपकी बानू मुश्ताक है और ये दीपा है साथ में, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है 2025 वाला। ठीक है, चाहे आपके बुकर प्राइजेज हो, चाहे आपके नोबेल प्राइजेज हो या पद्मा अवार्ड्स हो, ये तीनों ही चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। उसी के साथ बुकर प्राइज में भी ना डिफरेंस होता है, इंटरनेशनल और दूसरा बुकर प्राइज अलग होता है। तो आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। उसी के साथ जो मैंने आपको और अवार्ड्स के नाम लिए हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्पोर्ट्स का तो चलो हमारे एग्जाम में कम पूछा जाता है, बट जो लिटरेचर वाले नोबेल प्राइजेज हैं, ऐसे अवार्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन आता है और ये बड़ा स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें नाम ही थोड़े से होते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो उसी के साथ एक बात और ध्यान रखें कि ईपीएफओ में आपका मंथली करंट का एक कोर्स बिक रहा है, जिसमें हमने मंथली करंट आपको पिछले 1 साल के कराने हैं मंथ वाइज। तो आप ज़रूर ये कोर्स बाय करें और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और जो क्वेश्चंस बीच में पूछे गए हैं, डू आंसर देम। ठीक है, सो ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड, वेरी गुड डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक ओनली। थैंक यू, गुड डे।